हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का एक और लेक्चर। वो सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल से है। और इसके पहले सेकंड चैप्टर का जो न्यूमेरिकल था उसमें विभव, विभवांतर और हम लोगों ने कार्य पर आधारित प्रश्नों को खूब बढ़िया से सॉल्व किया था। आज जो हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं वो धारिता पे आधारित प्रश्न होगा। श्रेणी क्रम समानांतर क्रम जो होता है संधारित्रों का, उस पर आधारित प्रश्न होगा, जो कि डायग्रामिक फिगर भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको खूब बढ़िया से हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप मार्केट का कोई भी किताब उठाइए तो मैक्सिमम प्रश्नों का आप हल कर पाए। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग चैप्टर 2 का, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लास 12 न्यूमेरिकल्स, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चालकों की धारिता वाले प्रश्नों को, ये धारिता वाले प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे, और संधारित्रों के समूहन पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के पहले थोड़ा बहुत थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं, थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा इसको हम बता देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स में कदम रखते हैं। रिकॉर्डिंग देख लो मेरे भाई, रिकॉर्डिंग कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो चालकों की धारिता, पहले सबसे पहले जानना होगा कि धारिता वाला फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू सी भी। Q इक्वल टू सी भी होता है। Q क्या है मेरे भाई, तो Q आवेश है, जो बता रिया है वो समझने का एकदम। Q जो है आवेश है, और आवेश का जो मात्रक होता है मेरे भाई वो कूलाम होता है, ठीक है। कूलम्ब कहो, गुलाम कहो, गुलाम कहो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश तो एक ही होता है जो इंग्लिश में लिखा जाता है। सी क्या है मेरे भाई, तो सी धारिता है, और धारिता जो है इसका मात्रक होता है फैराड। क्या होता है, फैराड। और भी जो है ये विभव है, या कह सकते हैं विभवांतर है, विभव है, ठीक है। इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। तो मात्रकों से पहचानेंगे कि दिया क्या है। आवेश अगर पता करना होगा आवेश दिया है कि नहीं, तो अगर कहीं सी लिखा हो, जैसे मान लिखा है 5C, इसका मतलब जाहिर सी बात है इसके पीठी पर सी लिखा है, पीछे सी लिखा है, तो Q का मान होगा 5। अगर यहाँ पे F लिख दे तो समझिए कौची का वैल्यू है मेरे भाई, तो इसका मतलब C का वैल्यू हो गया। 5 भी लिख दे तो अब कौची का वैल्यू है मेरे भाई, तो V का वैल्यू हो गया। इससे हम लोग पहचानेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। टाइटल से पता चलेगा, सरनेम से पता चलेगा कि किस चीज की वैल्यू दी गई है। तो अभी तो फिलहाल समझ में आ रही है तेरे को, ठीक है, कि C दिया रहेगा तो Q का है, F दिया रहेगा तो C का है, और V दिया रहेगा तो V का वैल्यू होगा। अब इसमें समझने वाली और कौन सी बातें हैं, एक दो चीज और समझ लीजिए। म्यू का जो वैल्यू होता है माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। नैनो का होता है 10⁻⁹ होता है, और पीको का वैल्यू होता है, ठीक है, 10⁻12। अगर यहाँ सी जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी सी लिखना होगा। एन लिखते हैं, एन का मतलब नैनो होता है, तो यहाँ पर भी एन, सॉरी, यहाँ पे अगर सी लिखते हैं तो यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी लिखते हैं तो सी। अगर एफ लिखेंगे तो एफ लिखेंगे। मैंने अभी खाली समझ लिया म्यू का मतलब माइक्रो होता है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ये एन का मतलब नैनो होता है, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁹। चलो, कोई इंग्लिश कोई हिंदी में बोल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेने का। पी का मतलब होता है पीको, इसका होता है 10⁻12। इतना तो मुझे लगता है खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अभी ये दो चीजों के बारे में समझना और जरूरी है कि संधारित्रों का समूहन। तो संधारित्रों का समूहन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समानांतर क्रम। पहला होता है देवता श्रेणी क्रम। कौन क्रम, श्रेणी क्रम। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, या कहिए कि इसका जो रिजल्ट आता है, अगर तीन संधारित्रों को जोड़ा जाए जिनकी वैल्यू हो गई, जिनकी धारिताएं होंगे C1 C2 C3, ठीक है, तो किस प्रकार से जोड़ी जाती हैं, इस प्रकार से धारिताएं जोड़ी जाती हैं, संधारित्र जोड़ा जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, नहीं जानिएगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनने का। हल्का फुल्का बनाएगा, कोई टेढ़ा आ जाएगा तो बस तो 3 तला पर से फन जाएगा, समझ रहे ना। ये हो जाएगा, इसका मान लो धारिता हो गया C1, इसका धारिता C2, इसका धारिता C3। ये इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये इसका निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव जब जुड़ा हो तो कहेंगे श्रेणी क्रम में है। जब एक दूसरे से पॉजिटिव निगेटिव माने कुजतिया जुड़ा हो, निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो, निगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो, तो कहेंगे श्रेणी क्रम। इसका जो आता है, अगर कहा जाए टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो श्रेणी क्रम का टोटल वैल्यू होता है 1/C बराबर 1/C1। अब इसका फॉर्मूला निकालने नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है, खाली बता दे रहे हैं कि इतना होगा। याद रखना चाहिए, ठीक है, कि श्रेणी क्रम में जो होता है विभवांतर अलग अलग होता है। माने इसका विभवांतर V1 होगा, C1 का विभवांतर V1 होगा,
C2 का विभवांतर V2 होगा और C3 का विभवांतर जो होगा, सॉरी, C1 का विभवांतर V1, C2 का विभवांतर V2 और C3 का विभवांतर जो होगा V3 होगा। माने श्रेणी क्रम संयोजन में सबका जो विभवांतर होता है अलग अलग होता है। आवेश बराबर होता है देवता, आवेश जो होगा वो बराबर होगा। माने पहला पर Q तो दूसरों पर Q तो तीसरों पर Q, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी पर न्यूमेरिकल्स बनेगा, नहीं समझेगा तो किडनी में कंपन होएगा, उसको बनवे नहीं करेगा। तो यहाँ हम बता रही है, समझो, पहला का विभवांतर V1, दूसरा का V2, तीसरा का V3, में तो विभवांतर अलग अलग हो गए, विभव अलग अलग हो जाएंगे, आवेश नहीं बदलेगा। इस पर Q तो इस पर भी Q, इस पर भी Q। अब जो समझ, ये थोड़ा सा आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि स्क्रीन इसको मिटाना पड़ेगा अभी तुरंत, या ऊपर भेजेंगे अभी। चलो भेजें जाने का, ऊपर जाने का, अब ये जाएगा। ठीक है, ठीक है। इतना में वर्मा जी बता दीजिए, बच्चा पार्टी इतना में देख लेगा। देखो इधर श्रेणी क्रम में विभवांतर बदलता है, आवेश वही रहता है। समानांतर क्रम की जहां तक बात होगी, समांतर क्रम में क्या होता है देवता, तो जोड़ने का तरीका होता है कि सबका धन ध्रुव एक जगह और सबका ऋण ध्रुव एक जगह। ढींका चिका ढीक ढीक, ढींका चिका ढीक ढीक। सबका पॉजिटिव प्लेट इधर है, पॉजिटिव प्लेट इधर है, पॉजिटिव प्लेट इधर है, निगेटिव। पॉजिटिव को एक जगह, निगेटिव को एक जगह जब जोड़ेगा, ठीक है, जब पॉजिटिव को एक जगह, निगेटिव को एक जगह जब जोड़ेगा, ठीक है, तो इसको कहेगा समानांतर। श्रेणी में प्लस माइनस टर्च की बैटरी जैसे जोड़ी जाती है, प्लस माइनस, उसको श्रेणी। जब सब प्लस एक जगह, सब माइनस एक जगह, समानांतर। इस कंडीशन में क्या होगा श्रीमान, तो इस कंडीशन में होगा कि इसका विभवांतर नहीं बदलता है। विभवांतर जो होगा, विभवांतर वो सबका बराबर होगा। C1 का हो, C2 का हो, C3 का हो, विभवांतर बराबर होगा। लेकिन आवेशवा बदल जाएगा, इसका Q1 होगा तो इसका Q2 होगा तो इसका Q3 होगा। बस यह याद रखेगा, समझ में आ जाएगा खूब बढ़िया से। इसमें विभवांतर अलग अलग, आवेश एक, सब पर आवेश वही। इसमें विभवांतर सेम, इसका C1 का भी, C2 का भी, C3 का भी, लेकिन आवेश अलग अलग होता है। ये जानकारी हो गया, अब हमको लगता है कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। ये इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना, पहला क्वेश्चन देखने का, उसी पर क्वेश्चन है, खूब बढ़िया से समझ में आएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 9 पीएफ धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। तो सबसे इसमें थोड़ा सा और एक चीज बताना था, जैसे ये बताए थे ना, और इसमें क्या होता है कि C इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, याद रखिएगा। जब समानांतर में जोड़ा जाता है तो इस तरह से, और श्रेणी में जोड़ा जाता है तो बटा करके। 10वां क्लास में पढ़ा था कि जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें सीधा जोड़ा जाता था, और समानांतर क्रम में जोड़ा जाता था बटा करके प्रतिरोध में। लेकिन ये धारिता है तो धारिता में उल्टा हो जाता है, श्रेणी क्रम में बटा में आ जाता है और समानांतर क्रम में सीधा जुड़ता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, 9 पीएफ धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में है श्रीमान, एगो गिवन क्या है यहाँ पे समझने का, एगो C1 है, एगो C2 है और एगो C3 है। तीनों का वैल्यू आपस में बराबर है और है 9 पीएफ, 9 पीको फैराड। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम पीको का वैल्यू बताए हैं देवता कि -12 होता रहा। क्या होता रहा? -12। एकदम समझने का, ठीक है, तब बढ़िया से समझ में आएगा। 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसको श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ा गया है। अब हमने अभी क्या बताया आपको, अभी बताया कि जब श्रेणी क्रम में होएगा तब बटा में जोड़ेगा। क्या जोड़ेगा? बटा में करके। तो यहाँ पे लिखेगा इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मैंने टोटल, तुल्य प्रतिरोध नहीं, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब आप इसको नहीं भी बदलते तो काम चलता, यहाँ पर लेकिन बदलना पड़ता, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलते काम चलता नहीं, दौड़ता, क्योंकि सबकी वैल्यू वही है। तो 1/9 1/9 1/9 सबको जोड़ दिया। C1 की वैल्यू उतनी ही है, C2 की उतनी ही है, C3 की। कह रहा है कि 9 पीएफ धारिता वाले 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं 9 पीएफ है। C1 का U है, C2 का U है, C3 का U है, ठीक है। तो इसका अब एलसीएम लेगा 9, तो 1 + 1 + 1 ये होगा 3/9, कटा दीजिए 1/3। तो 1/C बराबर आ गया 1/3। जब पलटेगा तो C बराबर हो गया 3, और चूंकि पीएफ में वैल्यू था तो पीएफ। आप चाहें तो 3 × 10⁻12 भी लिख सकते हैं,
पी का मतलब होता है पिको का मतलब होता है 10 के पावर -12। ये सी की वैल्यू आ गई। टोटल धारिता, कुल धारिता का मान निकल गया देवता, यहाँ पे है कुल धारिता का वैल्यू निकल गई। अब 2 नंबर में क्या बोल दिया है क्वेश्चन, ये पहला था ढींगा चिका, दूसरा बना रहा है ढींगा चिका। यदि संयोजनों को 120 वोल्ट के संभरण, संभरण का मतलब होता है सप्लाई, थोड़ा सा इसका भयंकर हिंदी होता है, उसे कोई घबराने का मतलब नहीं है, ठीक है। संभरण का अर्थ होता है सप्लाई, से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। कह रहा है कि टोटल को जोड़ दिया गया 120 वोल्ट से, टोटल वोल्ट हमने अभी बताया है देवता कि श्रेणी क्रम में होएगा तो विभव अलग अलग होएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है विभव, V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, अलग अलग विभव है और टोटल को जोड़ा गया तो V के बराबर है। इसमें क्या था, सबका विभव एक था, ठीक है। इसमें आवेश अलग अलग था, देखो आवेश अलग अलग है तो आवेश को लिखा जाता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समझा करो। विभवांतर इसमें सेम था, आवेश अलग अलग तो जोड़ा गया तो टोटल आवेश। इसमें आवेश एक था लेकिन विभवांतर अलग अलग V1 V2 V3 तो टोटल को जोड़ा गया V। श्रेणी क्रम में V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितना होगा उसको इस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ आते हैं, यह है श्रेणी क्रम, लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखो धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में, यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। टोटल इसको जोड़ा जाता है कितना वोल्ट से, 120 वोल्ट। जाहिर सी बात है कि वोल्ट लिखा हो, ठीक है, तो विभव का मान है वो टोटल मान। तो यहाँ पे है V1 और V2 और V3, टोटल का वैल्यू है 120। टोटल का वैल्यू कितना है 120। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी श्रीमान, फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र से, सूत्र इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सूत्र से, सूत्र क्या होता है Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा Q बटा C, होगा ही नहीं होगा, Q बटा C हो जाएगा। जब यहाँ V1 लिखेंगा तो हमने क्या कहा, श्रेणी क्रम में आवेश, देखो हमने कहा श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है, लेकिन धारिताएं अलग तो विभव अलग, धारिताएं अलग तो विभव अलग, धारिताएं अलग तो विभव अलग, लेकिन आवेशवा सेम रह जाता है देवता। यहाँ पे V1 लिखोगे तो आवेशवा नहीं बदलेगा, लेकिन V1 लिखेगा तो C1 लिखना पड़ेगा, यहाँ V2 लिखेगा तो C2 लिखना पड़ेगा, यहाँ V3 लिखेगा तो C3 लिखना पड़ेगा। समझ लिया मेरे भाई, जब V1 हो गया तो C1 आवेश वही, V2 C2 आवेश वही, V3 C3 आवेश वही, क्योंकि है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अब समीकरण 1 में मान रखेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से ऊपर भेजते हैं अभी। चलो स्क्रीनशॉट लेने का मेरे भाई, स्क्रीनशॉट हो गया, ऊपर भेजे इसको। चलो ठाका चिकी ठाका चिकी ठाक चिकी ठाक, थोड़ा देख ले। संयोजन में हाथ जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। चलो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना है, इसको ऊपर भेजो, इसको भी ऊपर भेजने का, यहाँ तक आ गया। अब इसमें बनाने का, ठीक है, यहाँ से यहाँ घेर दें, बनाने में सहूलियत होगी। इसको पहले 1 नंबर में लिखना है, फिर इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ से घेर देते हैं, आप यहाँ बना के फिर इधर आ जाएंगे कहेगा कि इधर उधर भाग रहा है, कौन बात नहीं है। समीकरण 1 से, समीकरण कितना से मेरे भाई, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे V1 की वैल्यू क्या हो गई, Q बटा C1, Q बटा C1, Q बटा C1। V2 की वैल्यू Q बटा C2, V3 की वैल्यू Q बटा C3, और टोटल वोल्ट कितना है 120 वोल्ट, टोटल कितना है 120। सबका चार्ज Q निकाल लीजिए, Q हमने निकाल लिया, तो 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 बराबर हो गया 120, ठीक है। ये टोटल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब 1 बटा C सेम है, सब में क्या था, सेम था, C1 की वैल्यू वही थी, C2 की वैल्यू वही थी, C3 की वैल्यू वही थी, सबका सब सेम था, ठीक है। तो इसको जब हम जोड़े थे तो इसका टोटल वैल्यू कितना आया था, 1 बटा C का वैल्यू, 1 बटा C का वैल्यू आया था 1 बटा 3। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा इतना के लिए आप लिख सकते हैं Q गुना 1 बटा 3, PF में है, लेकिन यहाँ पे कोची में है, PF में, तो आप लिख सकते हैं 1 बटा 3 अब PF 10 के पावर -12 इक्वल टू हो गया 120। फिर से समझ लीजिए, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 1 बटा 9 1 बटा 9 1 बटा 9, जोड़ने के बाद आएगा कटाफटा के 1 बटा 3, तो 1 बटा 3 PF है, क्या है PF, तो 1 बटा 3 PF, यहाँ पर भी रखोगे तो उतना ही आएगा। चलो रख देते हैं, को भकोल होगा उसको बड़ा दिक्कत होगा भाई मेरे। यहाँ 1 बटा 9 1 बटा 9 1 बटा 9, एक ही चीज बना होगा जी, दोबारा लिखवा रहा झूठो खान, हई हो गया Q, तो इसको जोड़ेंगे तो होगा 3 बटा 9,
ये हो गया। तो ये पीएफ में है, कोची में है पीएफ, यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 12, ये कटा दो, सेम आ गया कि नहीं, 3 गुना 10 के पावर माइनस 12, ये हो गया 120। ठीक है, ये तो समझ गया। आगे ऊपर चलो मेरे भाई, ढका चिके ढका चिके ढका, इसको उतारते रहना, पहले ये लिखने का, फिर इधर आने का, इधर से उधर भागते रहने का, उसको पगला गिर जाने का समझा, पहले उधर का, फिर रहने का, फिर हई 3 नंबर में है, हई है 4 नंबर में। ठीक है, चलो इधर से इधर बना लिया, इसमें कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा थोड़ा बड़ा दे दिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तिरछा तीस गुना करिए तो Q इक्वल टू आ गया 120 गुना 3 गुना 10 के पावर माइनस 12, 12 3 36, 360, 10 के पावर माइनस 12 C। ये जो आवेश आया ये एक धारिता का होगा, सब पर आवेश की मात्राएं बराबर थी, ये टोटल आवेश की वैल्यू इतनी हो गई, टोटल आवेश की वैल्यू कितनी है, इतनी हो गई, और सब पर अलग अलग आवेश है तो ये 3 भागों में बटेगा। जब सब पर अलग अलग आवेश है तो 3 भागों में बटेगा ना मेरे भाई। ठीक है, तो कैसे फॉर्मूला क्या हो सकता है, Q बराबर CV हो सकता है, नहीं हो सकता है, Q बराबर CV, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बटा C। तो अगर पहला धारिता का देखेंगे तो V1 बराबर होगा Q बटा C1। ठीक है, ये निकाल रहे हैं पहला धारिता का, तो जो पहला का आएगा वो सबका आएगा, क्योंकि सब पर सबकी वैल्यू बराबर थी। Q का वैल्यू बताओ, Q का वैल्यू अभी आया है, बोलो 360 गुना 10 के पावर माइनस 12, और ये हो गया C1 की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई, 9 PF था शायद, तो 9 और 10 के पावर माइनस 12, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 40, तो ये आ गया 40 वोल्ट। ठीक है, एक पे आया 40 तो दूसरे पर भी 40 और तीसरे पर भी 40। ऐसे आप मुजबानी बता सकते हैं कि सब पर बराबर बराबर अगर धारिताएं हैं, बराबर बराबर अगर विभवांतर है तो उस पर आवेश की मात्राएं भी बराबर बराबर होंगी। ठीक है, या विभवांतर का मात्राएं भी अगर आवेश बराबर है, धारिताएं बराबर है तो विभवांतर बराबर होगा, विभवांतर अगर आवेश बराबर है तो धारिताएं बराबर होंगी। मैं तीनों में से कोई एक दो बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा ही। तो V1 पे आया 40 वोल्ट, V2 पे आया 40 वोल्ट, V3 पे आएगा 40 वोल्ट। फटाक से इसको लिख लो, लिखो तो हो गया। आगे चले, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 2 PF 3 PF और 4 PF धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम का अर्थ होता है मेरे भाई समांतर क्रम। कौन क्रम, समांतर क्रम। ठीक है, तो पार्श्व क्रम का तरीका हम बताए थे। ठीक है, यहाँ कितना दिया है मेरे भाई, यहाँ दिया है C1 की वैल्यू, कैसे पता, F फैराड होता है, फैराड मतलब धारिता। ठीक है, कितना दिया है C1 की वैल्यू 2 PF, C2 कितना दिया है मेरे भाई 3 PF, C3 कितना दिया है मेरे भाई 4 PF। ठीक है, अब कह रहा है तुल्य धारिता, संयोजन की कुल धारिता ज्ञात करें, इसलिए कुल धारिता फॉर्मूला लगाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में है तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट जोड़ा जाता है समांतर होता है तो यहाँ पे हो जाएगा C इक्वल टू C1 का हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, जोड़ देगा तो 5 3 8, 5 4 9, सॉरी 5 4 9 PF, क्योंकि पिको फैराड है तो पिको फैराड। ये टोटल वैल्यू निकल गया। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यह कह रहा है कि अगर मान लीजिए 3 को जोड़ा गया है इस तरीके से, समझिए पहले यहाँ पे ऐसे, ठीक है ऐसे जोड़ दिया गया। अब इस पर जो C की वैल्यू आ गई, टोटल वैल्यू, इस पर था 2 PF, इस पर था 3, इस पर था 4, टोटल C का वैल्यू निकल गया कितना 9। अब कह रहा है कि इसको अगर किसी संभरण से सप्लाई से कितना वोल्ट से जोड़ा गया है 100 वोल्ट। तो आपको पता है, सारे लोगों को पता है कि समानांतर क्रम में विभव का मान नहीं बदलता है, जितना यहाँ वोल्ट होगा उसका उतना ही होगा उसका। अरे भाई तुम लोग एकदम इसमें भयंकर है। समानांतर क्रम में विभव का मान नहीं बदलता है, विभवांतर सेम रहता है श्रीमान। और यहाँ पे बदलता क्या है, आवेश बदल जाएगा, धारिताएं बदल जाएंगी, विभव सेम रहेगा, जो यहाँ वो यहाँ वो यहाँ, सेम टू सेम कंडीशन रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी विभवांतर सबका सेम होगा, यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100। अब पूछ रहा है कि अलग अलग, कह रहा है कि ये तो टोटल मान निकल गया। अब कह रहा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान, तो दूसरा में सूत्र से, सूत्र क्या है मेरे भाई Q बराबर CV। ठीक है, तो जब Q1 होगा तो C1 होगा, वोल्ट वही रहेगा, Q2 होगा, ये मिटा देते हैं इसका काम नहीं। ठीक है,
Q2 होगा Q2, जब Q2 होगा तो C2 होगा, और Q3 होगा तो C3 होगा। ठीक है, मतलब धारिताएं बदलेंगी, विभवांतर वही रहेगा। धारिता कितना है मेरे भाई, धारिता है इसका C1 का धारिता कितना है 2pf, 2p का मतलब 10 के पावर माइनस 12, और वोल्ट का हो गया 100 वोल्ट, गुना करोगे तो आएगा 2 गुना 10 के पावर माइनस 10 गुलाम। ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से C2 की वैल्यू कितनी है हमारे भाई, C2 का 3pf, तो 3 अब pf का हो गया 10 के पावर माइनस 12f, और वोल्ट है 100, गुना कर दो, गुना करो तो ये हो जाएगा, ये फटा देते हैं, ठीक है, गुना 100, और गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो घट जाएगा, 3 गुना 10 के पावर माइनस 10 गुलाम। उसी तरह से Q3 निकालोगे तो C3 वोल्ट, C3 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 4, P की वैल्यू 10 के पावर माइनस 12, ठीक है, और ये हो जाएगा वोल्ट का हो गया 100, हो गया 4 गुना 10 के पावर माइनस 10 वोल्ट। ये आंसर हो गया, सॉरी गुलाम, क्योंकि आवेश है तो क्या होगा गुलाम। ये क्लियर हो चुका है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्लियर हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाक फटाक, मिटाना इसे। आगे चले अगला क्वेश्चन, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी गोले पर आवेश 5 म्यूसी तथा धारिता 1 NF है, NF मतलब नैनो फैराड होता है। ठीक है, इसका वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। बस बस बस, बहुत अच्छे। गिवन क्या दिया है देवता, किसी गोले पर आवेश दिया है, Q का वैल्यू दिया है 5 मौसी, मौसी नहीं म्यूसी, तो कहेगा 5 मौसी जी सर। धारिता C की वैल्यू दे दिया है 1 NF, तो 10 के पावर माइनस 9 F, N का मतलब होता है नैनो, नैनो का वैल्यू होता है 10 के पावर माइनस 9, और यहाँ पे आवेश जो माइक्रो का होता है 10 के पावर माइनस 6। इसका वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, V की वैल्यू निकालनी है देवता, फॉर्मूला अप्लाई करो। अरे इतना आसान चीज, Q बराबर CV, और निकालना है V, तो V इक्वल टू होगा Q बटा C। समझ लिया मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें। Q इक्वल टू हो गया CV, V इक्वल टू हो गया Q बटा C। Q का वैल्यू रखने का, Q का वैल्यू 5 गुना 10 के पावर माइनस 6, और C की वैल्यू कितनी है 10 के पावर माइनस 9। ऊपर जाएगा तब 5 गुना 10 के पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तब पावर हो जाएगा प्लस में, 2 को 10 के बदला 1 को 10 लिखाएगा, और पावर जोड़ देगा 9 में से 6 घट जाएगा 3 वोल्ट। ये आपका आ गया इसकी वैल्यू। फिर से देख लो, Q ये हो गया माइक्रो, नैनो का होता है 10 के पावर माइनस 9, Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू हो गया Q बटा क्या निकालना था, विभव निकालना था, Q बटा C। Q की वैल्यू रख दिए, और C की वैल्यू यहाँ से रख दिए। ठीक है, C की वैल्यू 1 NF ही दिया था, हाँ दिया था, और इसको ऊपर भेजने का था प्लस हो जाएगा, अब आधार समान है तो पावर जोड़ देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, चलो 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 जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। चला जा, पॉज करना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, किसी 15 cm त्रिज्या के विलगित गोले की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। गोला का जो धारिता होता है, अब जान लीजिए, जानते नहीं है तो, अगर गोला का धारिता निकालना हो तो एक फॉर्मूला होता है गोला का धारिता का। क्या फॉर्मूला होता है देवता, C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये याद रखिएगा। ठीक है, गोला का कोई धारिता अगर निकालना हो, विलगित गोले की धारिता, तो उसकी ये फॉर्मूला होता है, C धारिता है, R त्रिज्या है, इसकी वैल्यू आपको पता है। तो चलिए, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, अब गिवन, बड़ी आसान सा क्वेश्चन है। R का वैल्यू त्रिज्या दिया है मेरे भाई, क्या दिया है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तब 15 और 10 के पावर माइनस 2 मीटर। कैसे हो गया, अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से भाग देते हैं, और जब 100 से भाग दीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा, इसका ऊपर जाएगा तो 2 को 0 माइनस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे R की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है, धारिता। क्या निकालना है देवता, धारिता। तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब ये आपको पता है, पढ़ चुके होंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, जानते हैं। अब कह रही है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस इतने का वैल्यू निकालना है। तो जब इसको पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, इसका मतलब हुआ इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ऐसे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो है, ऊपर जाएगा तो 1/9 गुना 10 के पावर 9। मान इसकी वैल्यू अगर रखनी हो तो हमको रखना पड़ेगा 1/9 गुना 10 के पावर 9। खाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 गुना 10 के पावर 9, लेकिन अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 गुना 10 के पावर 9, तो यहाँ पे भरेंगे हम C इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखो 1/9 गुना 10 के पावर 9, और R की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो R की वैल्यू है 15, अब 15 गुना 10 के पावर माइनस 2, कटा दो, 3 का 9, 3 5 15, 5/9
3, इसको ऊपर भेजने का, तो जब ऊपर भेजेगा तो 10 के पावर माइनस 9 होएगा, इसको भाग देगा तो 1 20 आएगा, 6 फिर 20 आएगा, 6 चलो 6 76 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 11। ये चूंकि गुलाम है, गुलाम का है, चूंकि धारिता है तो फैराड होगा। क्लियर है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन था, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से छपने का हई तो समझाए हैं, खाली वही समझाया गया, यूं नहीं उतारने का। यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट लो फटफट, चलो मिटा इसको, आगे चले। चलो अब ये डायग्रामिक फिगर है, अब इस पर ध्यान देना एकदम जरूरी है, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, टेंशन नहीं लेने का। एक टाइप का न्यूमेरिकल एक ही टाइप में ना बताएंगे, अब सर को वीडियो उसमें नहीं ना बनाएंगे। ये जो है डायग्रामिक फिगर है, 1-2 डायग्रामिक फिगर खूब बढ़िया से समझ लेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसको समझने के पहले एक चीज समझ लो, अगर मान लो ये संधारित्र जोड़ा गया है, ठीक है, बढ़िया से थ्योरी समझने का, 1-2 थ्योरी समझ लेगा, ब्रह्मांड में कोनो क्वेश्चन अगर इसी ट्रिक में बना सकता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्केट का कोनो किताब उठा के जब बनाएगा तो धाए धाए बनेगा, ठीक है, एक जगह गड़बड़ी नहीं होगा। श्रेणी क्रम कैसे समझेंगे, समानांतर क्रम कैसे समझेंगे, जहां पे एक छोर बट छूटा हुआ है उसको आप धनात्मक मान लीजिए, जहां दूसरा और छूटा हुआ था उसको ऋणात्मक मान लीजिए, और दिमाग लगाइए कि इस संधारित्र न होकर, ठीक है, एक बल्ब है, क्योंकि बल्ब इसलिए है कि बल्ब की घटनाएं अक्सर हम लोग को दिखाई देती हैं, खूब बढ़िया से वो समझ में आता है। संधारित्र के बारे में सोचिएगा तो सोचने लगी कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। बल्ब के बारे में सोचो, ये मान लो बल्ब है, ठीक है, तीनों बल्ब है, अब यहां से तार काट दें, बल्ब को जलने के लिए प्लस भी चाहिए माइनस, 2 तार होना जरूरी है, प्लस भी चाहिए माइनस। कहीं से अगर तार हम काट देते हैं, सॉरी कहीं से अगर तार हम काट देते हैं, चलिए यहां से अगर तार हम मिटा देते हैं, ये पूरा मिट गया, बहुत खतरनाक होगी, ढींगे चिका ढींगे चिका, चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से कहीं से काट दो, कैसे काटेगा, रुको रुको हम भी काट देते हैं, यहां से मान लो यहाँ काट दिया तार, ठीक है, व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट से पता लगेगा तार कट गया, चाहे ब्लैक ले लेते हैं तब कटेगा। चलो यहां से तार मान लो कट गया, ठीक है, तो तार जब कट गया तो क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं, ये बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि एक जगह से एक तरफ तार कट गया तो कहने का मतलब सारा बल्ब बुझ गया, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। लेकिन अगर तार कटने के बाद भी अगर दूसरा एक बल्ब बुझ गया और दूसरा बल्ब जल रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपस में समानांतर क्रम में है। घर की वायरिंग समानांतर क्रम में होती है श्रीमान, मेन स्विच से श्रेणी क्रम में होता है, लेकिन सब समानांतर में होता है। एक स्विच बंद करोगे तो दूसरा रूम का पंखा चलता रहेगा, दूसरा रूम का बल्ब जलता रहेगा, इसका मतलब हुआ समानांतर क्रम में है। चलो एक जगह काट के देखो, यहाँ पे यहाँ से मान लो कि यहाँ से इसको प्लस मिल रहा है, इधर साइड से प्लस मिल रहा है, इधर से माइनस, यहाँ काट दीजिए, हमने काट दिया, तो ये थोड़ी बुझेगा, ये तो बुझेगा नहीं ना, ये बुझेगा ना, ये बुझेगा, क्योंकि कनेक्शन काटा गया बीच वाले का, बीच वाला कटने से इसमें का लाइट बुझ गया लेकिन हई जल रहा है। इसका मतलब कि आपस में जब रिलेशन नहीं है, कि एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो समानांतर में है। लेकिन एक कट तो सब कट तो श्रेणी, लेकिन एक कट और दूसरा अभी जल ही रहा है, तो कौन सी समानांतर। तो अब तो समझ गया श्रेणी कौन समानांतर कौन, ठीक है, एक कट तो और कट, तो इसका मतलब क्या हुआ देवता, श्रेणी। चलिए अब देखिए यहाँ पे, यहाँ C1 और C2, अगर C1 का यहाँ से कनेक्शन यहाँ से काटे, C2 का चाहे C1 का, चलो काट देते हैं यहाँ से, एक यहाँ पे है छोर जहां से प्लस आ रहा है, यहाँ छोर माइनस आ रहा है, मान लेते हैं, तो जो इधर से प्लस मिलेगा इधर से माइनस मिलेगा, यहाँ कनेक्शन तुम काटेगा तो C1 का जब कनेक्शन कटेगा तो C2 बुता जाएगा, लेकिन C3 जलता रहेगा। यहाँ से कनेक्शन काट दिया तो हई से आ नहीं रहा है, जा भी रहा है तो इधर से दोनों तरफ से आना चाहिए, ठीक है, तो हई बुतेगा तो हईयो बुता देगा। लेकिन यहाँ से कनेक्शन काटने पर हई इसको तो प्लस मिल जा रहा है और इधर से माइनस मिल जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि हई दोनों बुता जाएगा लेकिन फिर जलता रहेगा। तो हई हो गया श्रेणी में, एक कट तो दूसरा कट श्रेणी, एक कट दूसरा का जलिए रहा है समानांतर, तो हई कट तो हईयो कट श्रेणी, हई कटने के बाद भी जल रहा है तो समानांतर। तो पहले इसको आपस में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखने का, यहाँ C1 तथा C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता,
तुल्य का मतलब होता है श्रीमान बराबर, ठीक है, इनके तुल्य टोटल। तो मान लो इनकी तुल्य धारिता सी डैश मान लीजिए, और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में बटा में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में सीधा जोड़ा जाता है। तो 1/c' मान लेते हैं, तो 1/c1 प्लस 1/c2 ये आपस में है श्रेणी क्रम में। सबको जोड़कर टोटल वैल्यू निकालना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तब पता करेंगे कि श्रेणी में है कि समानांतर में है। हमने पता किया तो श्रेणी में निकल गया। तो दोनों को जोड़ने का तरीका श्रेणी क्रम में बटा में होता है। तो 1/c1, c1 की वैल्यू दे दी गई है 5 म्यू एफ। कितना दिया है मेरे भाई, 5 म्यू एफ। तो 5 रख दीजिए। म्यू एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन सब म्यू एफ में है तो टेंशन नहीं लेने का। अलग अलग जात में रहता तो दिक्कत होता। C2 का 1 कितना है 10, लघुत्तम ले लो 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब कोई कहेगा हमको लघुत्तम नहीं आता है, तो अब उसमें क्या किया जाए, ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। तो 10/3, और चूंकि म्यू एफ है तो म्यू एफ, ये पलटे हैं तो ये भी पलट गया 10/3। सी डैश की वैल्यू निकल गया। अब चाहे तो दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, एगो तार ऐसे, एगो ढींका चिका, एगो तार ऐसे, ठीक है। यहाँ C3 था और यहाँ दोनों को मिला दिया गया और जोड़ दिया गया। और जोड़ के क्या हमने बना दिया, सी डैश। C1 और C2 को जोड़कर हमने बना दिया सी डैश। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी डैश। अब आपस में देखो, यहाँ कनेक्शन अगर काटते भी हैं, इसका तार अगर कटेगा, ये बुताएगा तो ही जलेगा। अगर हई काट देते हैं तो हई बुताएगा तो हई जलेगा। आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब कि दोनों समानांतर क्रम में है। तो क्या लिखेंगे, इसको ऊपर भगाने का। जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इतना पर छोड़ देते हैं और फिर तो ऊपर भगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो छोटा बना देते हैं, छोटा बना दे, थोड़ा छोटा बना के एक तरफ रख देते। ये सब कहाँ से उठ गया, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत दिखाई देगा इसमें। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो C1 जो है, यहाँ पे C डैश जो है और C3 आपस में समानांतर क्रम में है। कैसे, एक कनेक्शन कट तो दूसरा जल रहा है, दूसरा कनेक्शन कट तो पहला जल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ क्या हो गया, C डैश तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। अतः तुल्य धारिता, तुल्य माने टोटल धारिता निकालेंगे। तो तुल्य धारिता कितनी, वही तो निकालना, तुल्य धारिता की गणना करें। तुल्य धारिता समानांतर को कैसे जोड़ा जाता है मेरे भाई, समांतर को जोड़ने का तरीका होता है सीधा। तो C" मान लो, तो C" इक्वल टू क्या होगा, C डैश प्लस C3। C डैश की वैल्यू कितनी है 10/3। म्यू एफ का म्यू एफ रहने दो, और चूंकि ये भी म्यू एफ में है, और C3 की वैल्यू है 3, लघुत्तम ले लो 3, हो गया 10, C3 का 9, 19/3 म्यू एफ। अब भाग दे सकते हैं, जितना होगा वो आपका आंसर हो गया दशमलव में, ठीक है। 3 × 18, ठीक है, 6 दशमलव और आएगा फिर 3 आएगा, 6.3, ऐसे 3 आते रह जाएगा। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लो, खूब बन गया बढ़िया से। अगर कहीं दिक्कत होगा तो फिर कमेंट में पूछने का बताएंगे, ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत, चले आगे मेरे भाई, एगो दूगो बना लेगा तो छुआड़ा हो जाएगा। तब चलिए, निम्न परिपथ की तुल्य धारिता की गणना कीजिए। फिर वही कंडीशन आ गया श्रीमान, कौन सा कंडीशन है, चलो थोड़ा सा इसका इंक बदलते हैं। ये यहां देख रहे हैं आप, यहाँ पे और यहाँ पे देख लिया है, दो छोर छुड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि एक तरफ से प्लस आ रहा है, दूसरी तरफ से माइनस आ रहा है। रिकॉर्डिंग चल रही है, चल रही है। एक तरफ से प्लस आ रहा है, दूसरी तरफ से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। अगर इधर से प्लस मिलने का, इधर से माइनस नहीं मिलने का, तो इसका कनेक्शन कट हो जाने का। उसी तरह सब में कंडीशन है, प्लस और माइनस दोनों तरफ से तार का कनेक्शन, इधर से आते रहने का, इधर से आते रहने का। अब देखेंगे कि कौन आपस में श्रेणी है, कौन आपस में समांतर है। यहां से एक जा रहा है, दूसरा उधर से करंट आ रहा है। अगर यहां से कनेक्शन हम काट देते हैं, उस बिंदु पर हमने कनेक्शन काट दिया, तो क्या इधर से ये जलेगा बल्ब? अगर बल्ब होता तो जलता। कैसे? इधर से प्लस मिल जाता, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस इधर से मिल जाता, यहाँ माइनस होता तो माइनस यहाँ से मिल जाता, प्लस और यहाँ से माइनस। यहाँ कनेक्शन काटने पर ये बल्ब जलेगा, चाहे इधर का कनेक्शन भी काटिएगा तो ये बल्ब जलेगा। माने आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो कह दिया जाएगा कि समांतर क्रम में है। ठीक, किस क्रम में है? तो लिखेंगे चूंकि 4.5 म्यू एफ तथा 4.5 म्यू एफ किस क्रम में है?
समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो हो जाएगा इसलिए तुल्य धारिता। और समांतर को जोड़ने का तरीका बता चुका है वर्मा, सी डैश कर सकते हैं, सी डैश इक्वल टू होगा, सीधा सीधी जोड़ दिया जाता है। जब समानांतर की बात होती है तो सीधा सीधी जोड़ दिया जाता है। 4.5 9 म्यू एफ, ये आ गया। अब चाहे तो एक डायग्राम बना सकते हैं, नहीं बनाया तो दिमाग में बस रख सकते हैं। ऐसे हम डायग्राम बना देते हैं दोबारा। यहाँ देखिए ये हो गया, ये यहाँ से ये है, फिर ये दोनों को मिला दिया गया तो ये बन गया, और लास्ट में ये था, ठीक है, ये प्लस था माने थे, यहाँ माइनस था, ठीक है, और यहाँ था 3 म्यू एफ, और ये दोनों को जब मिला दिया गया था तो बन गया था सी डैश। तो सी डैश कितना 9 म्यू एफ, और इधर हो गया 3 म्यू एफ। फिर से देख लो, हई उतार दिया गया, उधर का उतार दिया, हई दोनों को जोड़ा गया, समानांतर क्रम में इस तरह से जोड़ दिए हैं, तो दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 9 पी एफ। अब इसका आपस में रिलेशन देखेंगे कि श्रेणी में है कि समानांतर में। अगर एक जगह कनेक्शन तुम कहीं काटेगा, कहीं पर भी काट दो, यहाँ काटेगा तब भी इसका कनेक्शन कट हो जाएगा तो सब बुता जाएगा। यहाँ तार उसी तरह से जुड़ा है, कनेक्शन काटेगा तो सब बुता जाएगा। कहने का मतलब एक जगह कनेक्शन कट तो सब कट, उन्हें आपस में सब श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे यहाँ, कहाँ, यहाँ 3 म्यू एफ, कमा दे दीजिए 9 म्यू एफ तथा 3 म्यू एफ श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, क्या लिखेंगे? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता हो जाएगा सी, 1/c हो जाएगा। यहाँ तो सी डैश माने थे तो 1/c, 1/c 1/3 प्लस 1/9 का है भाई। तो श्रेणी क्रम में सबको बटा में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम होगा तो सबको बटा में जोड़ा जाएगा। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम 3 9 3 का लघुत्तम हो गया 9, 3 9 3 का लघुत्तम हो गया 9, तीसरी का 3 बार में कटा, फिर 1 बार में कटेगा, फिर कितना बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 7/9। ठीक है, ये पलटेगा तो वो भी पलटेगा, तो C इक्वल टू हो जाएगा, ये पलटेगा तो 9/7, ये होगा म्यू एफ था तो म्यू एफ, ये आंसर हो गया। कोई भारी है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का रे बाबा, अगला क्वेश्चन देखते। चलो चले चले चलो चला जा। ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा अतरंगी क्वेश्चन है अतरंगी नहीं है लेकिन थोड़ा सा जो बना रहे थे उसकी तुलना में थोड़ा सा टेढ़ा है। चित्र में दर्शित संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करना है। फिर वही सिस्टम कि सर जी यही जो दिया गया है इसका तुल्य धारिता निकालिए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि C1 की वैल्यू, C1 यहाँ पे इसकी वैल्यू दिया गया 10 म्यू एफ, C2 है इसकी वैल्यू दिया गया है 5 म्यू एफ, और C3 है इसकी वैल्यू दिया गया है 4 म्यू एफ। ठीक है, यदि V इक्वल टू 12.5 वोल्ट हो तो C1 पर आवेश की गणना करें। अगर इसका दिया है कि टोटल वोल्ट यहाँ पे जोड़ा गया है, ये 12.5 वोल्ट हो तो C1 पर आवेश की मात्रा कितनी होगी, कितना होगा। तो सबसे पहले तो टोटल वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है कि तुल्य धारिता ज्ञात करो, टोटल धारिता का वैल्यू पहले निकालिए। तो समझिए, पहले देखेंगे कि कहाँ कट, जहाँ कने एक कट तो दूसरा कट श्रेणी, एक कट दूसरा जल रहा है तो समानांतर। यहाँ देखो, इधर से मान लो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस यहाँ से इस सबको मिल रहा है, माइनस इधर से मिल रहा है। इसका मतलब अगर बल्ब होता तो जलता, बल्ब होता तो क्या होता? जलता। यहाँ से कनेक्शन अगर काटते हैं हम तो इसका प्लस का कनेक्शन इधर से कट गया, लेकिन इधर से माइनस इसको मिल रहा है, तो ये जलेगा नहीं क्योंकि एक कनेक्शन कट चुका है, लेकिन ये जलेगा। देखो यहाँ से इसको प्लस इधर से मिल जाएगा और इसको माइनस इधर से चल के इधर मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका आपसी रिलेशन खत्म है। अगर इसका कनेक्शन तुम काट देता तब भी ये जलता। कैसे? इधर से प्लस इधर से मिलता और इधर से घूम के इधर से माइनस मिलता। इसका मतलब हुआ कि एक जगह कनेक्शन कट दूसरा जल रहा है, दूसरा कनेक्शन कट पहला जल रहा है, आपस में समानांतर क्रम में है। एक कट सब कट तो श्रेणी क्रम में होता। तो क्या लिखेंगे? यहाँ ए नंबर बना दिया है, यहाँ C1 तथा कौन है? C2। C2 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता क्या निकालेंगे? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता क्या होगा? चला समानांतर में सीधा जोड़ा जाता है तो C डैश मान लो, C डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 और प्लस C2। श्रेणी होता तो बटा में करके जोड़ते, समानांतर है तो सीधा जोड़ेंगे। C1 की वैल्यू बताइए। C1 की वैल्यू है 10 म्यू एफ और C2 की वैल्यू हो गई 5 म्यू एफ। टोटल वैल्यू आ गया आपका 15 म्यू एफ। ये आपका टोटल वैल्यू, C डैश की वैल्यू आ गई। आप चाहें तो
दूसरा बार भी फिगर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऐसे सब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है चीगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे जोड़ के ले गया। इधर साइड में क्या था? C1 और C2 को तुम जोड़ के मिला दिया एक में, तो यहां मिला दिए। एगो इधर से क्या था? C3 था। ध्यान दो, ध्यान दो, क्या बता रही है ध्यान देने का। क्या हो रही है रे, क्या हो रही है? चलिए, इस सब सेम बनाए हैं। यहाँ भी वोल्ट था, भी ये प्लस है, प्लस माइनस, ये सब यहाँ C3 था, बना दिए। इन जब दोनों को जोड़ा गया C1 और C2 को, तो उसको हम C1 और C2 को जोड़ने पर क्या माना गया है? C डैश। तभी C1 और C2 को जोड़ कर यहाँ C डैश आप मान सकते। ठीक है, अब चाहे तो दोबारा फिगर बनाइए, नहीं बनाना छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन दिमाग में चलना चाहिए कि जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो श्रेणी में है कि समानांतर में है, तो अब जुटेगा। ठीक है, अब देखो इधर से प्लस आएगा, इधर से माइनस जाएगा। कहीं पर भी एक जगह काटेगा तार ना, फटाक से हई बुताएगा तो हईयो बुता जाएगा बस। अगर यहाँ काटेगा तो हई खत्म, तो हईयो खत्म। तो इसका मतलब हुआ इस श्रेणी में है। किस में है? तो लिखेंगे यहाँ, कहाँ? यहाँ C डैश तथा C3 श्रेणी क्रम में है। C डैश और C3 आपस में किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे देवता? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता जोड़ने का टोटल वैल्यू हो जाएगा C डबल डैश, मान लो तो बटा में जोड़ते हैं, चूंकि श्रेणी है तो बटा में जोड़ेंगे। C डबल डैश बराबर एगो C डैश था और एगो C3 था। C डैश और C3 को आपस में हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि किस क्रम में है? श्रेणी में है, तो बटा में जुड़ रहा है। 1 बटा C डबल डैश, 1 बटा C डैश, 1 बटा C डैश। C डैश कितना है? 15, 1 बटा 15 प्लस म्यू एफ है, बाद में लिख लेंगे म्यू एफ, कोई टेंशन नहीं है। C3 की वैल्यू यहाँ दिया गया है 4, तो 1 बटा 4। एलसीएम ले लो, 60 हो जाएगा। 15 चौका 4 से 15, ये हो जाएगा 1 बटा C डबल डैश 19 बटा 60। जब LHS पलटेगा तो RHS भी पलटेगा। C डबल डैश 60 बटा 19। और चूंकि म्यू एफ है तो सब पर म्यू एफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया पहला का आंसर, ए नंबर का आंसर आ गया। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, इसको अभी तुरंत मिटाएगा। अच्छा, इसको ऊपर भेजेगा तब बनेगा आपका बी नंबर। हो गया मेरे भाई, स्क्रीनशॉट हो गया? भेजें ऊपर, चलो भेज दिया है, जाने का ऊपर। अभी कह रहा है इसमें कि V की जो वैल्यू है 12.5 वोल्ट हो तो C1 पर आवेश की गणना करें। अब C1 पर आवेश की मात्रा इस पर निकालना है। C1 पर आवेश की मात्रा हमने क्या कहा? श्रेणी क्रम में होगा तो आवेश सेम रहता है। ठीक है, और विभवांतर अलग अलग होता है। समानांतर क्रम होगा तो विभवांतर एक होता है, आवेश अलग अलग होते हैं। यहाँ ये श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इसका विभव अलग होगा। मान लो इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, लेकिन आवेश की मात्राएं दोनों पर आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये श्रेणी क्रम में होने के चलते विभव बदल गया लेकिन आवेश एक ही रहा। यहाँ टोटल वैल्यू तुम निकाले हो, धारिता का टोटल वैल्यू निकला हुआ है और टोटल पर विभव का मान कितना दिया है? 120 वोल्ट, सॉरी 12.5 है। ठीक है, क्या दिया है? 12.5 वोल्ट ये दिया गया है। ठीक है, मतलब समझिए कि टोटल वैल्यू इतना है तो आवेश की मात्रा कितनी होगी। फिर से समझ लो, ये जो निकाले हो तुम धारिता, ये C1 को, C2 को, C3 को जोड़कर टोटल मान निकाला है इतना, और कह रहा है सवाल में कि टोटल विभव वोल्ट हातना है तो कुल आवेश कितना, तो निकालेंगे। इसलिए कुल आवेश कितना आएगा मेरे भाई? कुल आवेश फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। तो C की वैल्यू कितनी आई है? इतना रिजल्ट आया हुआ है। ध्यान से देखने का, पहले अभी दिमाग मेंटेन करो। दिमाग मेंटेन करने का और सोचने का क्या निकलना है? तो धारिता निकालना था ए नंबर में, तो जोड़ना था, तो इन दोनों को पहले जोड़े हैं। समानांतर में था, जोड़ दिए, जो आया हुआ आपस में श्रेणी में आ गया उसको जोड़ दिए। ये टोटल जो मान निकला कुल धारिता निकला, जितना डायग्राम बना है टोटल सिस्टम का धारिता निकला। और टोटल विभव का मान इतना दिया गया है कि उसको जोड़ा जाता है बी नंबर क्वेश्चन में। यदि भी इतना हो तो C1 पर आवेश की गणना करें। तो भी इतना किसके लिए है? टोटल के लिए है। तो Q बराबर CV, तो टोटल आवेश कितना होगा? C का वैल्यू निकलेगा 60 बटा 19 और म्यू एफ है तो 10 के पावर -6 आप लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू है तो, और V वैल्यू दिया है 12.5, इतना V का वैल्यू दिया है। ये जो आवेश का वैल्यू आया, ध्यान से देखो, ये टोटल आवेश आया, ये टोटल का आवेश है। तो हमने क्या कहा? श्रेणी क्रम में आवेश नहीं बदलता है श्रीमान।
तो जब Q का मान आया है तो इसका भी उतने मान होगा C3 का जितना C डैश का होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में होगा तो आवेश बराबर रहेगा, तो आवेश जितना इसका होएगा उतना इसका होएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 7 तो यहाँ, विभवांतर बदल सकता है, विभव बदल सकता है, आवेश वह रहेगा। समानांतर क्रम में आवेश बदलेगा, विभवांतर सेम रहेगा। तो यहाँ तो भी श्रेणी है, तो जितना C3 पर आवेश होगा उतने C डैश पर आवेश होगा, लेकिन C डैश पर 2 गो था। C डैश कैसे था? 2 गो था। देखो C डैश दोनों को मिलाकर C डैश बनाए थे हम। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं कि साफ साफ दिखेगा, ठीक है। चलिए अभी दिख रहा है मेरे भाई, हल्का फुल्का अपने कॉपी में देख लेना। यहाँ क्या है, यहाँ जो बता रहे हैं C1 और C2 मिलाकर ये C डैश बना था। इसका मतलब हुआ इन दोनों को मिलाकर Q की वैल्यू हो गई। तो हमको तो पता नहीं है कि C1 पर कितना, C2 पर कितना। समझ लो, पहले क्या बोल दिया है, समानांतर, ये समानांतर में है। यहाँ पे बनाना पड़ेगा तुम लोग को समझाने के लिए। फिर से देखो, एक डायग्राम यहाँ बना देते हैं ताकि बढ़िया से समझा पाए, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तब पगला जाएगा, कहेगा क्या बता रही है, समझ में नहीं आ रही है। ऐसे है, हमने क्या कहा था, यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, इन दोनों को मिलाकर हमने C डैश बनाया था। यहाँ देखो C1 और C2 को मिलाकर हमने C डैश बनाया था, ठीक है। अब ये है दो आपस में, यहाँ C डैश जब बना था, यहाँ C डैश जब बना था, दोनों को मिलाकर हम बनाए थे, और C3 यहाँ था, तो आपस में इस श्रेणी में था, और श्रेणी में विभवांतर अलग अलग होता है, आवेश सेम रहता है। यहाँ आवेश सेम है, ठीक है, आवेश सेम है, विभवांतर अलग अलग है। तो आवेश जब सेम है तो आवेश का मान इतना निकला है, तो C डैश के लिए वही वैल्यू होगा और C3 के लिए वही वैल्यू होगा, क्योंकि आवेश सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि C डैश में तो 2 गो हो गया, C डैश में 2 गो था, C1 भी था, C2 भी था। अब किस पर कितना, ये हो गया बात, क्योंकि समानांतर में आवेश बदल जाता है। अब इस पर हो जाएगा Q1 और इस पर हो जाएगा Q2, तो पता तो है नहीं कितना होगा किस पे। टोटल वैल्यू निकल गया, Q का टोटल वैल्यू निकल गया Q1 प्लस Q2, मतलब ये समानांतर श्रेणी में देखा जाए तो यहाँ Q जो निकला था इसकी वैल्यू ये है, और यहाँ C1 Q पर Q1 है और C2 पर क्या है, Q2 है। तो C1 का वैल्यू कितना होगा मेरे भाई, ये आपको पता करना है। तो कैसे निकलेगा, यहाँ से घेर देते हैं, ठीक है। तो निकालेंगे, इसलिए निकालेंगे C डैश, इस पर निकालेंगे C डैश पर विभव, C डैश पर विभव निकालो तो फॉर्मूला क्या है, Q बराबर CV, तो V बराबर क्या होगा, Q बटा C। क्या C डैश है तो C डैश यहाँ लिखो, C डैश पर विभव तो हो जाएगा V इक्वल टू Q बटा C डैश। Q की वैल्यू कितनी आई थी, Q की वैल्यू इतनी, इसको ऊपर और बढ़ाने दो, अब इसका कोई काम नहीं है, समझ गया होगा तुम सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना फटाफट फटाफट। यहाँ होगा Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो Q की वैल्यू कितना आया है मेरे भाई, यहाँ पे 60 गुना 10 के पावर माइनस 6 गुना 12.5 बटा में क्या है 19, बटा में है 19, और इसका मेन बटा जो ये Q का वैल्यू हो गया, और C डैश की वैल्यू कितनी थी, तो C डैश की वैल्यू ऊपर आई हुई थी, कितना था मेरे भाई, नीचे लाना पड़ेगा, क्या यही है 15 म्यू एफ। कितना है 15 म्यू का होता है 10 के पावर माइनस 6, ठीक है, कितना आ गया। कटा सकते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है तो कटा सकते हैं, इससे इसे कटाओ, 15 चौका 60, 4 से गुना करो, 4 5 20, 12 चौका 48, ये 50 और बटा में हो गया 19, ठीक है। ये आपका आ गया C डैश पर विभव की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको निकालना है आवेश, हमको क्या निकालना था, देखो यहाँ पे C डैश का मतलब हो गया मेरे भाई, C डैश का मतलब हुआ कि C1 और C2 का विभव निकल गया, टोटल का विभवांतर निकाल दिया हम लोग, C1 का भी और C2 का भी। जब समानांतर क्रम में होता है तो क्या होता है, विभव बराबर होता है। हम अभी बताएं समानांतर क्रम में विभव बराबर होता है, तो समानांतर क्रम में विभव बराबर होगा तो इसका विभव और इसका विभव दोनों बराबर होगा, जो कि नीचे आया हुआ है 50। क्या आया है, नीचे आया है आपका 50, तो इस पर भी 50 होगा, इस पर भी 50 होगा। तो इस पर आवेश कितना, C1 का वैल्यू यहाँ दिया गया है, C1 का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, C1 का वैल्यू 10 म्यू एफ, कितना है 10 म्यू एफ। चलिए अब बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, C1 का वैल्यू दे दिया है 10 म्यू एफ, इधर देखने का, इसलिए C1 पर आवेश की मात्रा, C1 पर आवेश की मात्रा Q बराबर CV, यहाँ पर Q बराबर C इंटू V। C की वैल्यू कितनी हो गई, 10 था, C1 पर 10 म्यू एफ, तो 10 के पावर माइनस 6, और V की वैल्यू हो गई 50
और बटा में क्या हो गया 19। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 500 बटा, या इसका हटा सकते हैं 500 बटा, चलो 500 बटा 19 और 10 के पावर -6। 500 में भाग दे दो 19 से, 500 में 19 से डिवाइड करो 57। ये आ गया आपका 26.3 गुणे 10 के पावर -6, तो लिख सकते हैं 26.3 म्यू एफ। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का था, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ए और बी की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। टेक C1 इक्वल टू 10 म्यू एफ एंड C1 C3 C4 C5 ईच इक्वल टू 4 म्यू एफ। ध्यान से देखने का, क्वेश्चन खूब बढ़िया है। ठीक है, यहाँ कह रहा है C1 का वैल्यू 10 म्यू एफ है, C1 C3 C4 और C5, यहाँ C1 नहीं होना चाहिए, यहाँ C2 होना चाहिए। ठीक है, C2 की वैल्यू 10 म्यू एफ है जो यहाँ पे बीच में है। ठीक है, और C1 की वैल्यू, इसकी C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू, C5 की वैल्यू, इस सबका किनारे किनारे जो वैल्यू दिया गया है, इसका सबका वैल्यू कितना है 4 म्यू एफ। आप चाहें तो दूसरा टाइप से इसका डायग्राम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, इस तरीके से ये देखो, ये C4 है और यहाँ C3 है, यहाँ C1 है और C5। ठीक है, ये C2 बीच में है। आप इस डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम है, कैसे सेम है, इधर से ये श्रेणी क्रम में है और नीचे वाला ये श्रेणी क्रम में है, बीच में एगो C2 रखा गया है। अब इसमें ध्यान देने वाली ये बात है, इसमें इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो अब 4 है। तो ध्यान से देखिए, जब धारिताओं की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, श्रेणी क्रम में अभी बता चुके हैं कि आवेश की मात्रा बराबर होती है, तो जितना धारिता यहाँ है उतना ही धारिता यहाँ है, तो आवेश की वैल्यू भी बराबर होगी। जितना धारिता यहाँ है उतना धारिता यहाँ है, तो आवेश की वैल्यू भी बराबर होगी। जब आवेश की मात्राएं सब तरफ बराबर है, ठीक है, और धारिताएं बराबर है, तो जाहिर सी बात है करंट का प्रभाव एक जगह से दूसरे, माने विभवांतर सेम हो गया, विभव सेम हो जाएगा। जब धारिता सेम, आवेश सेम, तो विभव सेम, धारिता सेम, आवेश सेम, विभव सेम। इसका मतलब हुआ कि जब तक विभवांतर नहीं होगा, करंट का प्रवाह एक जगह से दूसरे जगह नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू तो खत्म हो जाएगी अपने आप, इससे मतलब नहीं रहा। ठीक है, करंट का प्रवाह इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर से और इधर से इसकी वैल्यू सेम है, तो इससे मतलब अब नहीं है, इस C2 कट गया अपने आप। ठीक है, यहाँ से वैल्यू सेम है, इधर से वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वैल्यू कट गया। अब कह रहा है दिए गए चित्र में ए और बी की तुल्य धारिता कैसे निकलेगी। C2 और C3 को एक जगह जोड़ेंगे तो लिखेंगे C4 और C3 को, C4 तथा C3 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, C2 तथा C3 श्रेणी क्रम में है। अतः कैसे जुड़ता है, 1/C डैश इक्वल टू 1/C4 और 1/C3 श्रेणी क्रम में बटा में जोड़ते हैं। C4 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, C4 की वैल्यू हो गई, सबका तो 4 ही है, 1/4, ये हो जाएगा 1/8, सॉरी 1/4, ये 2/4 होगा, कटेगा 1/2 म्यू एफ है, तो म्यू एफ में आ गया। पलटोगे तो C डैश इक्वल टू होगा 2 म्यू एफ। ठीक है, इसी प्रकार जब नीचे का निकालेगा किसके लिए, इसके लिए C1 और C5 के लिए, C1 तथा C5 के लिए डायरेक्ट लिखते हैं, उतना ही आएगा, C डबल डैश 2 म्यू एफ। अब ये आ गया आपस में श्रेणी क्रम में और ये आ गया श्रेणी क्रम में, कहने का मतलब ऐसे हो गया डायग्राम। C4 और C3 को जोड़कर यहां बना दिया हमने ये C1 C डैश। ठीक है, C4 और C3 को जोड़कर C डैश बनाया और C1 और C5 को जोड़कर C डबल डैश बनाया। ध्यान से देखो, ऊपर वाले को जोड़कर C डैश बना दिया, नीचे वाले को जोड़कर C डबल डैश। अब ये हो गया आपस में समानांतर क्रम में। कहने का मतलब यहां से कनेक्शन काटोगे तो इसमें करंट जाएगा, यहां से कनेक्शन काटेगा तो इसमें करंट जाएगा, तो कैसे होगा मेरे भाई, इसलिए लिखेंगे फटाक से। ठीक है, इसलिए कुल धारिता कितनी, कुल धारिता इसको जोड़ दो, C इक्वल टू, एगो में आ गया 2 म्यू एफ, दूसरे में आ गया 2 म्यू एफ,
तो जोड़ के हो गया 4 म्यू एफ। बड़ी आसान था, फिर से एक बार बता देते हैं। कहने का मतलब ये श्रेणी क्रम में है, नीचे वाला श्रेणी क्रम में है, बीच वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बीच वाले को छोड़ देंगे। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, जो आएगा वो आपस में समानांतर क्रम में होगा, उसको जोड़ेंगे तो टोटल वैल्यू निकलेगा। श्रेणी क्रम में बटा में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में सीधा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। मुझे लगता है कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं दिक्कत होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर दोबारा से किसी वीडियो में जब ये बात आएगी तो वहां पे हम डील कर देंगे। तब तक जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।